हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं किडनी के एंडोक्राइन फंक्शन की। ठीक है, तो एंडोक्राइन फंक्शन और पैराक्राइन फंक्शन की बात करने वाले हैं। तो देखिए, किडनी की अभी तक हम डिटेल में बात कर रहे हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि किडनी के 4 टाइप के फंक्शन होते हैं। 4 टाइप के फंक्शन में से सबसे पहला हमारा होता है मेन जो होता है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, एक्सक्रीटरी हम तो मालूम है कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है और डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकालता है। और रेगुलेटरी की बात करें तो जैसे हमारी बॉडी में सोडियम और सब चीज़ को ये मेंटेन रखता है, तो दूसरा फंक्शन हो गया। और तीसरा इसका फंक्शन होता है एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, एंडोक्राइन फंक्शन। और चौथा इसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिक। तो ये दो हम समझो देख चुके हैं, ये दो आज हम देखने वाले हैं, एंडोक्राइन फंक्शन और मेटाबॉलिक फंक्शन। तो एंडोक्राइन फंक्शन में से एक फंक्शन ये इसका ये है कि ये किडनी इरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस करती है। ठीक है, तो ये इरिथ्रोपोइटिन देखिए ये किडनी से प्रोड्यूस होता है, इस वजह से किडनी के अंदर हमारे एंडोक्राइन फंक्शन भी प्रेजेंट होता है। तो देखिए ये कैसे होता है, मैकेनिज्म बता दें। तो देखिए, रिलीज्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। तो देखिए यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बता दिया गया है कि जब हाइपोक्सिया होगा तो हाइपोक्सिया के रिस्पॉन्स में पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बेड से इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन होता है। अब ये कैसे होता है हम बता दें। तो देखिए ये देखिए हम यहाँ पे बता दिए, ये हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है। ठीक है, और यहाँ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में जो सेल होते हैं ना, इसमें ऑक्सीजन सेंसर प्रेजेंट होते हैं। और ये ऑक्सीजन सेंसर क्या करते हैं कि जब तक यहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीजन आती है ना इस ऑक्सीजन सेंसर पे, तब तक ये इनहिबिट रहते हैं। और जैसे ही हाइपोक्सिया लाइक कंडीशन जनरेट होती है तो ये जो सेंसर है ना, ये फौरन ज़्यादा वर्क करने लगते हैं, यानी ये एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर ये स्टिमुलेट कर देते हैं इरिथ्रोपोइटिन के सिंथेसिस को। क्योंकि जब हाइपोक्सिया हुआ तो फौरन ही समझ जाएंगे कि आरबीसी की कमी हो गई है। तो जब हाइपोक्सिया हुआ तो ये ऑक्सीजन सेंसर जो है ये फौरन इरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर देंगे, इस वजह से इरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस हो जाएगी। तो यही यहाँ बता दिया गया शॉर्ट में कि ये रिलीज्ड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स इन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बेड इन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। जब हाइपोक्सिया होगा तब इरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस होगा। और इसका मैकेनिज्म क्या है हम डिटेल में बता दिए। तो इससे होगा क्या, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोलिफरेशन इन बोन मैरो। तो ये इरिथ्रोपोइटिन ये आरबीसी प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करेगा और आरबीसी का प्रोलिफरेशन बोन मैरो में ही होता है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर बताया गया इसका यूज़। देखिए, एडमिनिस्टर्ड फॉर एनीमिया सेकेंडरी टू क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर क्रोनिक किडनी डिजीज हो रही है ना, तो क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से एनीमिया होगा, इसको हम सेकेंडरी एनीमिया बोलते हैं। और अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, इरिथ्रोपोइटिन बाहर से एक्सोजिनस इरिथ्रोपोइटिन देते हैं। क्योंकि ये इरिथ्रोपोइटिन जो किडनी से हमारे नॉर्मली बन रहा था, क्रोनिक किडनी डिजीज की वजह से ये नहीं बन रहा है, इस वजह से इसको हम एक्सोजिनसली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एनीमिया को रोकने के लिए। और उसके बाद फिर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो देखिए एडवर्स इफेक्ट क्या है, इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन इन सम इंडिविजुअल्स। तो सम इंडिविजुअल्स में हाइपरटेंशन का चांस बन जाता है। ठीक है, तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंडोक्राइन फंक्शन। और किडनी के हम मेटाबॉलिक फंक्शन की बात करें तो देखिए ये विटामिन डी के सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। तो ये देखिए कैसे होता है। तो पीसीटी में हमारे अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट करता है। तो विटामिन डी के इसमें हम अच्छे से बात कर चुके हैं कि देखिए यहाँ से जो हमारे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है तो लीवर में 25 हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट होता है जो कि कोलिकैल्सिफेरॉल को 25th कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेटेड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये हाइड्रोक्सिलेटेड होता है तो इसको हम बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। फिर जब ये किडनी में आता है तो पीसीटी में अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि 1 नंबर कार्बन पे इसको हाइड्रोक्सिलेज कर देता है, इस वजह से ये 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बन जाता है। तो ये किडनी का मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया। तो वही यहाँ बताया गया पीसीटी सेल्स कन्वर्ट 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल टू 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। ठीक है, और इसी को हम कैल्सिट्रियोल बोलते हैं। और ये एक्टिव फॉर्म है, विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म यही है। और फिर ये करता क्या है, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल बाउल। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है विटामिन डी। ठीक है, तो ये हमारी किडनी का मेटाबॉलिक फंक्शन हो गया। तो देखिए यहाँ पे भी वही बताया गया 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को ये कन्वर्ट कर देता है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में, और इसी को हम कैल्सिट्रियोल बोलते हैं। और 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को हम कैल्सिडियोल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम वर्क करता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज वर्क करता है, किडनी में प्रेजेंट होता है, और इसको स्टिमुलेट करने वाला पैराथायराइड हार्मोन होता है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की। तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन हम बात कर चुके पीछे ही, यहाँ पे देखिए कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है एफरेंट आर्टियोल को डायलेट करता है। तो ये कि पैराक्राइन सिक्रेशन वैसोडायलेट्स एफरेंट आर्टियोल टू इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे
किडनी से सिक्रेट होता है, और ये जब सिक्रेट होता है तो इस एफरेंट आर्टियोल को ये डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो ये इंक्रीज हो जाता है। यही यहाँ बताया गया। और ये भी हम बता चुके कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इसको ब्लॉक कर देती हैं। तो ये कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ब्लॉक रीनल प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस होती क्यों, असल में हम बताएं कि जब रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है तभी प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होती है, ताकि यहाँ पे जीएफआर को मेंटेन रखा जाए। तो जब जीएफआर भी कम हो और उस कंडीशन में हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दें तो क्या होगा कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देगा। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस नहीं होगा, इस वजह से ये एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेट नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ वही बताया गया कि नॉन स्टेरॉयडल ब्लॉक्स रीनल प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेट नहीं होंगी बल्कि कॉन्स्ट्रिक्ट ही रहेंगी, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, तो देखिए बताया गया कि कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल एंड डिक्रीज जीएफआर, जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा। दिस में रिजल्ट इन एक्यूट किडनी इंजरी इन लो रीनल ब्लड फ्लो स्टेट्स। तो लो रीनल ब्लड फ्लो स्टेट में अगर हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे रहे हैं तो इसका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना प्रोस्टाग्लैंडिन वाला, ये काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से जीएफआर और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसी वजह से हमको एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यही बताया गया कि बहुत सारे कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है कि जीएफआर कम है और हम सबसे पहले क्या करते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देते हैं, और जीएफआर पहले से कम है और इसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होना था वो भी ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आके ब्लॉक कर देगी, जिस वजह से जीएफआर और ज़्यादा कम हो जाएगा और हमको एक्यूट किडनी इंजरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन का काम और ये कैसे रोल प्ले करता है। और फिर डोपामिन की बात करें तो देखिए डोपामिन सीक्रेटेड बाय पेरीट्यूबुलर सेल्स। तो पेरीट्यूबुलर सेल्स से डोपामिन सीक्रेट होता है और प्रमोट नेट्रीयूरेसिस। तो ये डोपामिन जो होता है ये नेट्रीयूरेसिस को प्रमोट करता है, यानी ये सोडियम के एक्सक्रीशन को प्रमोट करता है। और ये डोपामाइन जो होता है ना, ये देखिए ये लो डोजेस पे अलग काम करता है और हाई डोजेस पे अलग काम करता है। तो देखिए लो जब डोज रहेगा तो क्या करेगा, डायलेट्स इंटरलोबुलर आर्टरी। तो इंटरलोबुलर आर्टरीज को ये डायलेट करेगा, एफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करेगा और इफरेंट आर्ट्रियोल को डायलेट करेगा। तो देखिए ये देखिए इंटरलोबुलर आर्टरी ये है और उसके बाद फिर ये एफरेंट आर्ट्रियोल है और इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये सबको डायलेट कर देगा। जब सबको डायलेट कर देगा तो ज़्यादा ब्लड इधर आएगा। ठीक है, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो वही है कि डायलेट हो जाएंगे सब चीज़, तो इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा रीनल का। और उसके बाद फिर क्या है, लिटिल और नो चेंज इन जीएफआर। देखिए ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एफरेंट आर्ट्रियोल डायलेट हो रही है, इफरेंट भी डायलेट हो जा रही है। इस वजह से यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो था ना, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीएफआर के फॉर्मेशन में, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, इसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इधर भी डायलेशन हो रहा है इधर भी डायलेशन हो रहा है। इसी वजह से हमको जीएफआर में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, या बहुत हल्का फुल्का जो यहाँ से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है उस वजह से हल्का फुल्का चेंज देखने को मिलेगा, वरना नहीं देखने को मिलेगा। और फिर हाई डोज पे इसका क्या काम होता है, तो वही बताया गया एक्ट एज ए वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। हाई डोज पे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करती है। तो देखिए डोपामीन ये पेरीट्यूबुलर सेल से सीक्रेट हुआ और लो डोज पे ये डायलेटर का काम करती है और डायलेट करती है इसको और इसको। इस वजह से जीएफआर में चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर हम इसको हाई डोज पे दे दें तो हाई डोज पे ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करती है डोपामीन। ठीक है, तो जब डोपामीन ज़्यादा हो जाएगी तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करेगी। तो ये आज हमने देख लिया किडनी के दो एक्स्ट्रा फंक्शन, एक हो गया हमारा एंडोक्राइन फंक्शन और दूसरा हमने देख लिया मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक है, और एंडोक्राइन फंक्शन में हमारा रेनिन सिक्रीशन भी आ जाता है, इसी तरीके से ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी हमारा और ये डोपामिन, ये सब एंडोक्राइन फंक्शन में ही तो आ गए। तो ये हमारे किडनी के 4 फंक्शन हमने देख लिया। पहला एक्सक्रीटरी जो मेन होता है, और दूसरा हमने देख लिया रेगुलेटरी जो कि सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को काम करता है, रेगुलेट करता है। और तीसरा हमने देख लिया कि एंडोक्राइन फंक्शन ये सारे, और चौथा हमने देख लिया ये मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक है, तो किडनी के चारों फंक्शन हम देख चुके हैं।